दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। सती प्रथा का पहला भाग। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। करीब 10 वर्षों पश्चात छवि अपने गांव धीरजपुर आई है। इस गांव में उसका बचपन बीता है। यहाँ उसके दादाजी, तायाजी, ताईजी और उनके बच्चे व चचेरे भाई बहन हैं। तायाजी की बड़ी बेटी शिखा का विवाह है। चारों ओर धूमधाम है। कहीं हलवाई बैठा मिठाई बना रहा है तो कहीं मसाले पीसे जा रहे हैं, कहीं दर्जी बैठा सिलाई कर रहा है तो कहीं हंसी ठिठोली चल रही है। पर वह सबसे अनभिज्ञ घर की छत पर खड़ी प्राकृतिक सौंदर्य निहार रही थी। चारों तरफ हरे भरे खेत, सामने देखते बगीचे में नाचते मोर तथा नीचे कुएं से पानी भरती पनहरिन की दृश्य आज भी उसके जहन में बसे थे। वह सोचा करती थी, न जाने कैसे ये पनहरिनें सिर पर 2 और बगल में एक पानी से भरे घड़े लेकर चल पाती है। यह सोच ही रही थी कि छत पर एक मोर दिखाई दिया। फोटोग्राफी का उसे बचपन से शौक था और जब से उसके हाथ में स्मार्टफोन आया है, हर पल को कैद करना उसका जुनून बनता जा रहा था। मानो हर यादगार के पल से वह स्वयं को सदा जोड़े रखना चाहती हो। कुतूहल बस उसने उसके नृत्य का वीडियो बनाने के लिए अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया, पर वह मोर जैसे आया था वैसे ही चला गया। शायद प्रकृति में आए बदलाव से वह भी उत्सुकता नहीं रह पाया। अनमने मन से छवि अंदर आई। दीवान खाने में लगे विशालकाय कपड़े का कढ़ाईदार पंखा याद आया, जिसे बाहर बैठा पसीने में लथपथ नौकर रस्सी के सहारे झला करता था और वह एवं अन्य सभी आराम से बैठे पंखे की ठंडी हवा में मस्ती किया करते थे। वह सोचने लगी, न जाने कैसी संवेदनहीनता थी कि हम उस निरीह इंसान के बारे में सोच ही नहीं पाते थे। पिछले 10 वर्षों में सब कुछ बदल गया है। कच्चे घरों की जगह पक्के घरों, टूटी फूटी कच्ची सड़कों की जगह पक्की सड़कों तथा हाथ के पंखों की जगह बिजली से चलने वाले पंखों ने ले ली है। किसी किसी घर में गैस के चूल्हे तथा पानी की पाइप लाइन भी आ गई है। विकास सिर्फ शहरों में ही नहीं, गांव में भी स्पष्ट नजर आने लगा है। दादी, चलिए आपको गांव घुमा लाऊं, छोटी बहन नील ने उसके पास आकर कहा। गांव घूमने की चाह उसके अंदर भी थी, अतः वह उसके साथ चल पड़ी। पहले वह मंदिर लेकर गई। मंदिर परिसर में ही एक छोटा सा मंदिर और दिखाई दिया, रानी सती मंदिर। वहां पहुंचने के बाद छवि ने नील की ओर आश्चर्य से देखा। दीदी, हमारी छोटी दादी अपने पति के साथ यहीं सती हुई थी। उनकी स्मृति में दादाजी ने उनके नाम से मंदिर बनवा दिया। जिस दिन वे सती हुई थी उस दिन यहाँ हर साल बहुत बड़ा मेला लगता है। दूर दूर से औरतें आकर अपने सुहाग की मंगल कामना करते हुए उनके समान पति परायण बनने की कस्में खाती है। श्रद्धा से नतमस्तक होते हुए नील ने कहा, छोटी दादी सती हो गई थी, पर यह तो आत्मदाह हुआ ना? क्या किसी ने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया था? आश्चर्य से छवि ने पूछा। यह तो पता नहीं दीदी, पर लोग कहते हैं कि वे अपने पति को बेहद चाहती थी। वे उनकी मृत्यु को सहन नहीं कर पाई। अंतिम क्षण तक साथ रहने की कामना के साथ वह शमशान घाट तक गई। जब अग्नि ने जोर पकड़ लिया तब वे चिता में कूद पड़ी। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक उनका शरीर धू धू कर जलने लगा था। उनको बचाने की सारी कोशिशें
व्यर्थ हो गई थी। नील ने कहा, यह घटना कब घटित हुई? करीब 40 वर्ष हो गए होंगे। नील की बात सुनकर छवि अपने विचारों में खोने लगी थी। इस मंदिर की उसे याद क्यों नहीं है? बचपन की सब बातें याद थोड़े ही रहती है, सोचकर मन को तसल्ली दी। वैसे भी वह यहाँ रही ही कितना है। 4 वर्ष की थी तभी अपने माँ पापा के साथ शहर चली गई थी। बीच बीच में कभी आती भी थी तो हफ्ता 2 हफ्ता रहकर चली जाती थी। पिछले 10 वर्षों से तो उसका आना ही नहीं हो पाया है। कभी उसकी परीक्षा तो कभी भाई पीएस की परीक्षा थी। इस बार शिखा दीदी के विवाह को देखने की चाह उसे गांव ले आई थी, वरना उसकी तो मेडिकल में प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग चल रही है। वह तो आ गए पर उसका भाई प्रियस इस समय भी नहीं आ पाया। अगले सप्ताह से उसकी प्रैक्टिकल परीक्षा होने वाली है। शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी में गांव की सहज स्वाभाविक एवं नैसर्गिक स्मृतियाँ उसके जहन में जब तक आकर उसे सदा गांव से जोड़े रखती थी। इन स्मृतियों को उसने अपनी कहानी और कविताओं में डाला था, चित्रों में गढ़ा था। उसके शौक का उसकी सहेलियाँ यह कहकर मजाक बनाती, साइंस स्टूडेंट होकर भी इतनी भावुक क्यों हो? कल्पनाओं की दुनिया से निकलकर यथार्थ की दुनिया में रहना सीखो। यह मेरा शौक है। दरअसल मैं जीवन में घटी हर घटना को मस्तिष्क से नहीं, दिल से महसूस करना चाहती हूँ, उनका हल खोजना चाहती हूँ। शायद शहर की मशीनी जिंदगी से त्रस्त जीवन को मेरा यह शौक मेरे दिल को सुकून पहुँचाता है, जीवन के हर पहलू को समझने की शक्ति देता है और यही दर्द मेरे दिल से निकली ध्वनियों में प्रतिध्वनित होता है। उनकी बात सुनकर वह कहती, विचारों के भंवर से निकलते हुए छवि ने नील से कहा, तू कह रही है कि हर वर्ष यहाँ मेला लगता है तथा स्त्रियाँ उनके जैसा ही बनने की कामना करती हैं। हाँ दीदी, इसका अर्थ है कि हम सती प्रथा का विरोध करने के बजाय उसे बढ़ावा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। नील उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दे पाई। वे दोनों निःशब्द आगे बढ़ते गए। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा था। वह उसे आत्मसात करने का प्रयत्न करने लगी। दीदी देखो, यह ट्यूबवेल याद है? यहाँ हम नहाया करते थे। यहाँ से देखो तो जहाँ तक नज़र आ रहा है वह पूरी ज़मीन अपनी है। यह देखो, गेहूँ सरसों के खेत, यह मटर तथा गन्ने के खेत। यहाँ से गन्ने बीरपुर स्थित शुगर फैक्ट्री में जाते हैं। देखो, गन्ने ट्रकों पर लादे जा रहे हैं। दीदी, गन्ना खाओगी? अचानक नील ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं। छवि को गन्ना सूचना बेहद पसंद था। शहर में भी माँ गन्ने के सीजन में गन्ने मंगा लेती थी। वह और प्रियस आंगन में बैठकर आराम से गन्ना चूसा करते थे। अब जब गन्ने के खेत के पास खड़ी है तो बिना गन्ना चूसे कैसे आगे बढ़ सकती है। नील ने गन्ना तोड़ा और वे दोनों गन्ने का स्वाद लेने लगी। गन्ने की मिठास से मन की कड़वाहट दूर हो गई। घर लौटने से पूर्व उसने प्राकृतिक सौंदर्य को कैद करने के लिए कैमरा ऑन किया ही था कि कुछ लोगों के चिल्लाने और एक औरत के भागने की आवाज़ सुनाई दी। उसने नील की ओर देखा। दीदी, यह औरत बाल विधवा है। इसके देवर के घर बच्चा पैदा हुआ था पर कुछ ही दिनों में वह मर गया। उसके देवर ने इसे यह कहकर घर से निकाल दिया कि यह डायन है, इसी ने उसके बच्चे को खा लिया है। तब से यह घर घर मांग कर खाती है और इधर उधर
घूमती रहती है। बच्चे वाली औरतें तो इसे अपने पास फटकने भी नहीं देती। आज किसी बच्चे से अनजाने में टकरा गई होगी, जिसकी वजह से इसे पीटा जा रहा है। नील ने उसकी जिज्ञासा शांत करने का प्रयत्न किया। नील, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि यह डायन है? नहीं दीदी, पर गांव के लोग ऐसा मानते हैं। लोग नहीं पगली, अशिक्षा उनके मुंह से यह कहलवा रही है। अगर ये शिक्षित होते तो ऐसा कभी नहीं कहते। कहते हुए वह आगे बढ़ी तथा उस औरत को बचाने का प्रयत्न करते हुए अपने मन की बात छवि ने उन लोगों से कही। आप यहाँ की नहीं हो, आप क्या जानो इसकी करतूतें? एक गांव वाला बोला। भाई, यह एक इंसान है और एक इंसान के साथ ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। अगर इंसान होती तो बच्चों की मौत नहीं होती। एक दो नहीं, पूरे 4 बच्चों को डस गई है यह डायन ने। भाई, बच्चों की मृत्यु स्वयं भी तो हो सकता है। किसी बेसहारा पर इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है। वह कुछ और कहने जा रही थी, तभी पीछे से किसी ने कहा, चलो भाई चलो, ये बड़े ठाकुर साहब की पोती है, इनके मुंह लगना उचित नहीं है। यह कहकर वे सब चले गए। छवि ने उस औरत को अपने हाथ में पकड़ा, गन्ने का टुकड़ा देना चाहा, पर वह औरत, मैं डायन नहीं हूँ, डायन नहीं हूँ मैं बड़े ठाकुर को नहीं छोड़ूंगी, कहते हुए भागकर झाड़ियों में छिप गई। उसके चेहरे पर डर स्पष्ट नजर आ रहा था। बड़े ठाकुर को नहीं छोड़ूंगी, ये सब छवि के दिल पर हथौड़े की तरह प्रहार कर रहे थे। उसने नील की तरफ देखा। वह इस सब से बेखबर गन्ना चूस रही थी। उस औरत की बातें तथा गांव वालों का व्यवहार देखकर छवि समझ नहीं पा रही थी कि लोगों के मन में दादाजी के प्रति डर उनके प्रति सम्मान के कारण है या उनके आतंक के कारण। दादाजी गांव के सर्वेसर्वा हैं। लोग कहते हैं उनकी मर्जी के बिना इस गांव में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो क्या दादाजी का इन सब में हाथ है? अगर दादाजी नाप्रिय होते तो न छोटी दादी के साथ ऐसी घटना घटती और न ही लोग उस औरत को डायन कहकर मारते पीटते। अजीब मनस्थिति के साथ वह घर लौटी। मन की बातें माँ से करनी चाहिए, पर वे ताई जी के साथ विवाह की तैयारियों में इतना व्यस्त थी कि बिना सुने ही कहा, मैं बहुत व्यस्त हूँ बेटा, कुछ चाहिए तो जा शिखा या नील से कह, वे दिलवा देगी। शिखा के मेहंदी लगने वाली है, तू भी नीचे आ जा। माँ की बात मानकर छवि नीचे आई। मेहंदी की रस्म चल रही थी। वह अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर वीडियो बना रही थी। तभी एक आदमी की आवाज़ सुनाई पड़ी, माई बाप, मेरे बेटे को क्षमा कर दीजिए, वे उसे फांसी देने वाले हैं। तेरे बेटे ने काम ही ऐसा किया है, उसे यही सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे दूसरे लोग सबक ले सकें और दोबारा इस गांव में ऐसा घटना न हो। दादाजी कड़कती आवाज़ में बोले, माई बाप, सूरज की कोई गलती नहीं थी, वह तो कल्लू की बेटी ने उसे फंसा लिया। इस बार उसे क्षमा कर दीजिए, आगे वह कोई ऐसा काम नहीं करेगा। सिर्फ उसे ही नहीं, कल्लू की बेटी को भी फांसी देने का फैसला पंचायत सुना चुकी है। मैं उसमें कोई फेरबदल कर समाज को गलत संदेश नहीं देना चाहता। इतना कहकर दादाजी अंदर चले गए और वह आदमी वहीं बैठकर सिर पटकने लगा। नौकर उसे घसीटकर बाहर ले जाने लगे। पूरा परिवार मूक दर्शक बना पूरी घटना देख रहा था।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस आदमी के लड़के ने किया क्या है जो वह आदमी दादाजी से अपने पुत्र का जीवन दान मांग रहा है। तभी बुआ जी का स्वर गूंजा, लड़कियों रुक क्यों गई? अरे भाई नाचो गाओ, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। फैमिली वेकेशन पैकेज, इतनी संवेदनहीनता, ऐसा आचरण, वह भी गांव के लोगों का जिनके बारे में वह सदा से यही सुनती आई है कि गांव में एक व्यक्ति का दुख सारे गांव का दुख होता है। उसे लग रहा था कैसे हैं इस गांव के लोग, कैसा है इस गांव का कानून जो एक प्रेमी जुगल को फांसी पर लटकने का आदेश देता है, पर इसको रोकने का प्रयास करना तो दूर, कोई व्यक्ति इसके विरुद्ध आवाज भी नहीं उठाता, मानो फांसी देना सामान्य बात हो। जब छवि से रहा नहीं गया तब वह नील का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आई। इस पूरे घर में एक वही थी जो उसके प्रश्न का उत्तर दे सकती थी। कमरे में पहुंचकर छवि ने उससे प्रश्न किया, तब नील ने उसका आशा समझकर उसका समाधान करने का प्रयास करते हुए कहा, दीदी गांव में हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। उस आदमी के बेटे ने इस गांव की ही एक लड़की से प्रेम किया तथा उसके साथ विवाह करना चाहता है। उनका गोत्र एक है, एक ही गोत्र में विवाह करना हमारे समाज में वर्जित है। उसे पता था कि उनके प्यार को गांव वालों की मंजूरी कभी नहीं मिल सकती। दोस्तों कहानी आगे सुनेंगे पार्ट 2 में। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नमस्ते।